हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस में। एक बार मैं फिर आपके बीच और नीट क्लास को लेकर के, नीट बैच को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसमें हम फिजिक्स की क्लास को लेकर के चल रहे हैं। और फिजिक्स में हमने भौतिक जगत को लेकर के बात किया था, यानी फिजिकल वर्ल्ड को लेकर के चर्चा किया। यानी जो हमारा पिछला क्लास है उसमें फिजिकल वर्ल्ड की कुछ फंडामेंटल चीजें आपको बताई गई हैं। थोड़ी बहुत जो आपकी चीजें हैं जो साइंस को लेकर के हमने चर्चा किया है, और साइंस को क्या होता है, साइंस किस प्रकार के हैं, उसको कैसे पढ़ा जाए, किस प्रकार से समझा जाए, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम बात किए हैं फिजिक्स को लेकर के। फिजिक्स जैसा मैंने बताया था कि फिजिक्स जो होता है फ्यूसिस शब्द से बना होता है, और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति का जो निर्माण है वो दो चीजों से मिलकर हुआ है, और उसका नाम है द्रव्य और ऊर्जा। तो इसी को लेकर के हम चर्चा किए भी थे कि द्रव्य और ऊर्जा यानी क्या है, मैटर एंड एनर्जी, दो चीजों के कॉम्प्लेक्स रूप में ही क्या होती है, हमारी नेचर होती है, यानी हमारी प्रकृति होती है। तो उसी को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। और आज फिजिकल जो वर्ड हमारा जो है ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके बाद हम इसको समाप्त करके इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो साथ में बनाएंगे, और साथ ही इसके साथ हम मेजरमेंट को भी समाप्त करेंगे। मेजरमेंट और फिजिकल वर्ड दोनों को साथ में लेकर के आपके साथ जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम जो नीट में पिछले कई सालों से आए हुए हैं इस चैप्टर संबंधी, वो टोटल की टोटल आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो चले हम लोग और बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 2 को लेकर के। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये प्रकृति हमारी है, यानी फिजिक्स को आप पढ़ रहे हैं, भौतिक जगत को पढ़ रहे हैं, तो भौतिक जगत यानी भौतिक का तात्पर्य ही प्रकृति है, और प्रकृति का संबंध किससे है, एनर्जी एंड क्या है, पदार्थ यानी मैटर, और ऊर्जा क्या है, एनर्जी से संबंधित है। दोनों के कॉम्प्लेक्स रूप को हम कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकृति में कुछ ना कुछ क्या होंगे, बहुत सारे बल भी पाए जाते होंगे। यानी जो फोर्स है, फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के हम बात करेंगे आज। प्रकृति के मुख्यतः जो होते हैं, प्रकृति में 4 प्रकार के जो बल पाए जाते हैं, उन बलों को लेकर के आज हम बात करेंगे, और कुछ भौतिक कुछ नियम होते हैं उनको लेकर के आज चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप इससे जुड़ करके पूरी तरह से क्या तैयारी कर सकते हैं नीट की। तो नीट 2025 हमारा जो है लक्ष्य है। तो चलें और बात कर लेते हैं प्रकृति के मूल बल को लेकर के। तो हिंदी मीडियम का जो ये क्लास होगा, और प्रदीप क्लासेस यानी क्या है @प्रदीप क्लासेस 00 पे जाएंगे, आपको वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में जो है भौतिकी का जो है बहुत तेजी से क्या है विकास हुआ है, और जिसके अंतर्गत देखा जाए प्रकृति में जो है कई प्रकार के जो है बल पाए गए हैं। और कई प्रकार के बलों के अंतर्गत देखा जाए तो हमारा जो पहला बल आता है प्रकृति में, प्रकृति के मूल बल यानी क्या है, फंडामेंटल फोर्स इन क्या है नेचर। कितने बल होते हैं, कितने प्रकार के बल होते हैं, यह क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी गया है। तो प्रकृति में मुख्य रूप से क्या होते हैं, 4 प्रकार के बलों की क्या जिक्र किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें देखा जाए पहला होता है ग्रेविटी फोर्स होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल होता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तीसरे की अगर बात करते हैं हम, तीसरा जो हमारा फोर्स है उसे हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल, इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल होता है, जिसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये 4 प्रकार के देखा जाए तो मुख्य रूप से हमारी प्रकृति में क्या है फोर्स पाए गए हैं। 4 प्रकार से जो है मुख्य रूप से प्रकृति हमारे क्या है फोर्स पाए गए हैं, जिसमें आपके देखा जाए गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और एवं दुर्बल नाभिकीय बल। ये 4 प्रकार के फोर्स होते हैं, और यह एग्जाम में हमारे कई बार क्या है पूछे ही गए हैं। तो इनको थोड़ा सा लेकर के हम चर्चा कर देते हैं, इसके बाद में हमारे फिजिकल वर्ड भी क्या होती है समाप्त होती है। तो हम बात करने वाले हैं जो हमारी फिजिकल वर्ड की बात करें अगर हम, तो इसमें दैनिक जीवन में क्या होता है, कई बलों को लेकर के हम बात करते हैं। आइए देखिएगा, तो ये जो आपका इसमें बल है प्रकृति में मूल रूप से 4 बल आपको बताए गए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट को और लेकर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे फोर्स का बात की जाती है, बहुत सारे बलों को लेकर के चर्चा की जाती है। बल जो फोर्स हैं वो कई प्रकार के, क्योंकि फोर्स तो एक ही है, उसका जो यूनिट होता है, जो उसका मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। वो तो आपको पता ही होगा। यानी बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और न्यूटन जो होता है ये एमकेएस पद्धति में देखा जाए तो ये मात्रक के रूप में होता है, लेकिन वैसे बल का मात्रक जो है किग्रा मीटर पर सेकंड क्या है, किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। यहाँ न्यूटन की बात होती है, जबकि इसका अगर हम सीजीएस पद्धति में जाएं, सीजीएस पद्धति में यानी जो सीजीएस सिस्टम हमारा है वो अगर देखें तो इसमें आपका डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है, जो बल का क्या होता है मात्रक होता है।
बल का जो मात्रक है यानी यूनिट जो होती है उसकी सीजीएस पद्धति में क्या होगी, डाइन होगी, जबकि एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है या किग्रा मीटर पर सेकंड क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हमारी प्रकृति में चूंकि चार तो प्रकार के बल है, लेकिन उसके साथ साथ और भी तमाम प्रकार के बलों की हम बात करते हैं। चाहे जो भी बल हमारे सामने आते हो, चाहे जिस प्रकार का फोर्स, कितने भी एनी टाइप्स जो फोर्स होते हैं, टोटल की जो यूनिट होती है वो कंप्लीटली क्या है, वो होती है आपके न्यूटन होती है। जैसे आपका क्या होगा, पेशीय बल हो सकता है, क्या बताओ, पेशीय बल है, पेशीय बल है, ठीक है। और बताइए क्या है, श्यान बल हो जाएगा, श्यान बल है, ठीक है, श्यान बल हो जाएगी। फ्रैक्शन फोर्स यानी घर्षण बल हो जाएगा, ठीक है, घर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। दाब के कारण जो बल होता है, दाब के कारण जो बल है, ये भी हमारा जीवन में है। तो ऐसे न जाने कितने जो हैं बल जो हैं हमारे जीवन में क्या है, उपस्थित होते हैं दैनिक जीवन में। लेकिन इन दैनिक जीवन में उपस्थिति के साथ साथ हमारी प्रकृति में चार प्रकार के मूल बल हैं। लेकिन बल की पहले हम बल को पढ़ने से पहले क्या करते हैं, बल की परिभाषा को ध्यान देते हैं। बल क्या है, यानी फोर्स किसे कहते हैं। जो फोर्स होता है वो क्या है, फोर्स जो होता है किसी एक, हमने बताया था कि एनर्जी यानी कोई भी मैटर है इस ब्रह्मांड में, यानी इस यूनिवर्स में कोई भी अगर पिंड है तो मैंने बताया था कि इसमें टोटल जो है वो एनर्जी होती है। इंटरनल जो प्रोसेस होती है, सेंट्रल जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एनर्जी होती है। और उस एनर्जी के अलावा फिजिक्स में हम जितने भी वर्ड यानी जितने भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, टोटल क्या होता है, एक्सटर्नल होता है यानी बाह्य होता है। इसी में अगर देखें तो एनर्जी के अलावा क्या होता है, बल है, कार्य है, जो है दाब है यानी प्रेशर है, संवेग है, आवेग है, ऐसे तमाम न जाने कितने शब्द आपके फिजिक्स में होते हैं जिन की क्या है, एनर्जी से क्या है, एक्सटर्नल। यानी एनर्जी तो इंटरनल हो गई, एनर्जी को हम अपने लाइफ में जिस प्रकार से उसका यूज करते हैं उसी टाइप से एनर्जी का क्या होती है, जो नाम होते हैं, उसके जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने किसी भी पिंड का क्या है, अगर उसके स्ट्रक्चर या उसकी आकृति को चेंज करने में उस एनर्जी का प्रयोग किया तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी। किसी वेलोसिटी, अगर कोई पिंड है या कोई मैटर है, कोई भी कार है, गाड़ी है, अगर वो चीज वेलोसिटी यानी कोई एक निश्चित वेग से क्या है गति कर रही है, तो अगर उसमें हम उसके वेलोसिटी में क्या चेंजिंग ला रहे हैं, उस एनर्जी के एक द्वारा जो है उस एनर्जी का यूज करके उसकी वेलोसिटी में क्या है चेंजिंग ला रहे हैं, तो वही जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहलाएगी। तो ऐसे हमारे जीवन में जितने भी हम एक्सटर्नल कार्य करते हैं, जो एक्सटर्नल हमारी जो जितने भी वर्ड है जो आपकी फिजिक्स में यूज हैं, वो टोटल जो है वो आपके एक्सटर्नल हैं। क्योंकि एनर्जी का हम जिस प्रकार से हम रूपांतरण करते हैं, एनर्जी का जिस प्रकार से यूज करते हैं उसी प्रकार से उसके नाम बदलते हैं, वो टोटल क्या है, बाह्य है। यानी बाह्य की बात करें तो बल क्या है, एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, ठीक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति व आकार में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, ठीक है। बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति व आकार में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या उसमें परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस होती है चीजें, ना कि इंटरनल है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देखें तो हमारे जीवन में बहुत सारे बलों का प्रयोग है, बहुत सारे बलों का नाम है, और ये सब जितने भी बल होते हैं इनका सबका जो यूनिट होता है, जो इनकी जो इकाई होती है, इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो आगे चलें और हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर के। प्रकृति जो है आपका फंडामेंटल फोर्स इन नेचर जो होती है, इसके अकॉर्डिंग देखें सबसे पहला जो बल आता है वो कौन आता है, गुरुत्वाकर्षण बल आता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये, इसमें एक चीज होती है, इसे हम बोलते हैं गुरुत्व, बोलते हैं क्या बोलते हैं, गुरुत्व, और प्लस क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है, आकर्षण होता है, याद रखिएगा, गुरुत्व और आकर्षण होता है। तो गुरुत्व आकर्षण बल होता है, गुरुत्व का संबंध जो है किसी पिंड से लिया गया है, और पिंड का मतलब यहाँ मास यानी द्रव्यमान से लिया गया है, द्रव्यमान की बात की गई, याद रखिएगा यहाँ पर मास से लिया गया है। यानी गुरुत्व जो होती है न्यूटन, यानी इसका गुरुत्वाकर्षण जो कॉन्सेप्ट है, गुरुत्वाकर्षण जो एक बल है, जो फोर्स है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने दिया था अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपिया में। द प्रिंसिपिया इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी जो जिसमें है ग्रेविटी का कंप्लीटली फोर्स की बात की गई है। अगर हम बात करें उसमें मोशन ऑफ इक्वेशन को लेकर के बात किया गया है। न्यूटन लॉ जो होते हैं, थर्ड लॉ दिया है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, ये सब चीजें जो होती हैं टोटल जितने भी न्यूटन्स के जो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, टोटल उनका जो है एक प्रसिद्ध जो पुस्तक है, फेमस उनकी जो बुक है वो उसका नाम है द प्रिंसिपिया।
उसमें इस चीज को क्या है पूरी तरह से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ देखें हम तो गुरुत्व का संबंध क्या है मास से, यानी मास का बात हो गई है। आकर्षण जानते हैं अट्रैक्शन फोर्स होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण एक बल तो है, लेकिन ये कौन सा बल है, एक ऐसा बल है जो दो द्रव्यमानों के बीच क्या है कार्य करता है। यानी दो मास अगर लेते हैं, दो से दो या दो से अधिक जो मास होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, उनके बीच कार्य करने वाला एक क्या है बल है। तो इसी पे न्यूटन ने क्या किया है, गुरुत्वाकर्षण बल की जो परिभाषा दी उसमें बताया गया। मान लीजिए यहाँ पर दो पिंड हैं, याद रखिएगा ये दो पिंड हैं और दोनों जो आपके पिंड है यानी मैटर मान सकते हैं ऐसे, इनके बीच की डिस्टेंस को अगर ले लें आप, क्या ले लें आर ले लें, क्या ले लें बताओ आर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या मान लें आर मान लें। और ये दो पिंड हैं ए एंड क्या है वी है, और एक मास m1 दूसरा क्या है मास m2 है, ठीक है। तो इनका सीधा सीधा मानना है कि इनवर्स में अगर देखें तो इनवर्स में कोई भी अगर मैटर है तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, यानी जो ग्रेविटी फोर्स होती है उनके बीच में, यानी दो अगर पिंड हैं दोनों के मास अगर दिए गए हैं m1 और m2 दिया गया है, तो इनका कहना था कि इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, यानी अगर ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में कोई भी दो पिंड है या दो से अधिक पिंड हैं तो उनके बीच जो लगने वाला जो बल होता है उन द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये जो है प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उनके दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ देखें इनका सीधा कॉन्सेप्ट ये था कि यदि ब्रह्मांड में कोई यूनिवर्स में दो पिंड लेते हैं, हम ब्रह्मांड में कोई दो पिंड लेते हैं किसी प्रकार का, उसमें मास कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर उसमें मास है तो क्या करना है, अगर दो पिंड के बीच की दूरी को हम क्या करें कांस्टेंट कर दें, दो पिंड हैं उनके डिस्टेंस जो है उसको क्या करें कांस्टेंट कर दें, उनके बीच की जो दूरी है उसको क्या करें कांस्टेंट यानी क्या है नियत रख के या स्थिर कर दे। और स्थिर करने के उपरांत इनके जो है जो मास है इनको बढ़ाते जाएं, याद रखिएगा उनके मास को बढ़ाएं हम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या करें कांस्टेंट कर दे यानी स्थिर रख दे, और स्थिर करके उनके मास को क्या करें बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। तो इनके बीच जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो ग्रेविटी फोर्स होती है, वो क्या है बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी, यानी वो क्या होगी अधिक हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं इनके मास को क्या करते हैं, क्योंकि मास को स्थिर करके इनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं यानी इनके बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं तो उनके बीच जो बल होता है ग्रेविटी जो फोर्स होती है वो क्या होती है घट जाती है। यानी इनका सीधा जो कॉन्सेप्ट था F इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 था एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1 by क्या था r स्क्वायर, ठीक है। यदि हम डिस्टेंस को स्थिर करके डिस्टेंस को कांस्टेंट वैल्यू मान करके या डिस्टेंस की दूरी को क्या है स्थिर करके उनके मास को हम बढ़ाते जाएं तो उनके बीच का आकर्षण बल बढ़ जाएगा। और यदि हम द्रव्यमान यानी मास को स्थिर करके इनके बीच की दूरी को बढ़ाते जाए तो उनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो घट जाएगा। और इन्हीं दोनों के अगर हम नियम को एक साथ लाते हैं तो होता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 बाई क्या होगा r स्क्वायर हो जाएगा, या F इज इक्वल होगा g m1 into m2 बाई क्या होगा r स्क्वायर, जिसका कॉन्सेप्ट किसने दिया न्यूटन ने दिया, और इसका मात्रक भी क्या होता है न्यूटन होता है। इसका जो यूनिट होती है जो इकाई होगी क्या होगी न्यूटन होगी। जहां g है, g को हम कहते हैं जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक कांस्टेंट है जिसकी जो वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है पर केजी स्क्वायर होता है। इसको आप लोगों को क्या करना है याद रखना है। तो यहाँ ग्रेविटी फोर्स जो होती है एक कौन सा बल है, एक कमजोर बल है। बताओ क्या है, एक कमजोर बल है, और कमजोर का मतलब होता है एक क्षीण बल है, और क्षीण का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में एक वीक फोर्स है। यानी अगर हम विद्युत बल के सापेक्ष अगर हम ग्रेविटी फोर्स का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमको ऐसा लगता है कि जो आपका ग्रेविटी फोर्स है हमारी बॉडी पर 24 आवर क्या है कार्य करता है, वर्क करता है हमेशा, लेकिन क्या है हमारी बॉडी में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। जबकि हमारी बॉडी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाता है तो एक निश्चित है तेज का झटका लगता है जो कि ग्रेविटी फोर्स में वो चीजें नहीं दिखाई देती या नहीं अनुभव होता मुझे। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स यानी जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल की अपेक्षा जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक कमजोर यानी क्षीण एक वीक फोर्स है, एक बहुत ही कमजोर बल है, ठीक है, जिसके में केवल क्या होता है आकर्षण बल होता है। तो इतना आपको क्या करना है याद रखना है। लेकिन जब इनके बीच का हम मास क्या बढ़ाते जाएंगे, इनके बीच का अगर मास हम क्या करें बढ़ाते जाएंगे
तो एक कहीं ना कहीं प्रबल बल के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन कितनी भी इसकी प्रबलता बढ़ जाए, कितनी भी इसकी क्या है अधिक मात्रा बढ़ जाए, ग्रेविटी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेयर में यह फोर्स हमेशा क्या होगी, एक कमजोर बल होगी, एक वीक बल होगी, एक क्षीण बल होगी। तो याद रखिएगा, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, जो ग्रेविटी फोर्स होती है, वह जो होती है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो यह एक क्या है, कमजोर बल है। तो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो यह बल है, ये जो किसी भी मीडियम पर निर्भर नहीं करता। जो यह बल होता है क्या होता है, किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। माध्यम का मतलब हुआ कोई भी माध्यम है, हमेशा इस पर क्या होता है, कार्य करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि निर्वात है, वायु है, ऐसा रहेगा। तो जो साउंड है, साउंड को क्या है, चलने के लिए, संचरण होने के लिए एक निश्चित मीडियम की आवश्यकता होती है, वह होता है क्या, एयर होता है। लेकिन अगर हम ग्रेविटी फोर्स की बात करें तो ग्रेविटी फोर्स अगर हम निर्वात में जहाँ पे हवा नहीं है वहां पर भी अगर है तो वहां पर ग्रेविटी फोर्स कार्य करेगा। उसको अगर एयर है तो भी क्या ग्रेविटी फोर्स कार्य नहीं, ग्रेविटी फोर्स हर जगह हर एक पिंड में कार्य करता है। इसलिए अगर देखें तो ये कभी भी मीडियम पर निर्भर नहीं करेगा, यानी कोई भी इस पर क्या है माध्यम नहीं होना चाहिए, होना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह एक क्या है, दुर्बल बल होता है। लेकिन द्रव्यमान अधिक होने पर यह बल थोड़ा सा क्या होता है, प्रभावी हो जाता है। द्रव्यमान अगर अधिक होता है तो क्या है, यह बल थोड़ा सा क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक पॉइंट और लिख लेना है इसमें, यह केंद्रकीय क्या होता है, संरक्षी बल होता है। याद रखिएगा, एक पॉइंट आता है, यह केंद्रकीय बल है। क्या बताओ, एक केंद्रकीय का मतलब नाभिकीय बल है, या एक केंद्रकीय बल है। और बल के साथ साथ बताओ क्या है, तथा क्या बताओ, संरक्षी बल है। संरक्षी का मतलब ये होता है, ये इसमें सुरक्षित रहती है, यानी क्या है, यह जो फोर्स होता है ये दोबारा फिर क्या है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, संरक्षी बल है तो ये एक संरक्षी बल हो गई। साथ साथ केंद्रीय क्या है, सेंट्रल फोर्स है। साथ ही साथ इसको इस फोर्स को लगने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, नो मीडियम। ठीक है, इस चीज को आपको तैयार रखना है। तो एक प्रकार का देखा जाए, प्रकृति का जो पहला मूल हमारा जो बल था उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हमने क्या क्या परिभाषित किया। आशा ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आगे चले, हम आगे बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल की बात करते हैं। यहाँ देखेंगे दो पॉइंट आया है, एक आया है इलेक्ट्रिक और दूसरा आया है मैग्नेटिक, यानी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल की बात करें तो ये दो आवेशों के बीच लगने वाले क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात होती है। और दो आवेशों के बीच लगने वाले जो बल की बात होती है, इसका कॉन्सेप्ट जो दिया गया वो किसने दिया, कूलाम ने दिया था। क्या दिया था, कूलाम ने। उन्होंने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी जब आवेश क्या होंगे, स्थिर रहेंगे। आवेश बताओ कैसे हो जाएंगे, यदि क्या हो जाएंगे, स्थिर रहेंगे। ठीक है, जब आवेश क्या हो जाएंगे, विरामावस्था में हो या स्थिर अवस्था में हो, तो इस बल को जो है कूलाम के नियम के द्वारा क्या है, व्यक्त किया जाता है। किस नियम से व्यक्त किया जाता है, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम के द्वारा क्या है, इसे व्यक्त किया जाता है। कूलाम के नियम के द्वारा क्या है, व्यक्त किया जाएगा। कौन सा बल, विद्युत चुंबकीय बल। लेकिन कब, जब आवेश क्या होंगे, स्थिर होंगे। जब आवेश बताओ क्या होंगे, आवेश जब स्थिर हो जाएंगे, यानी रेस्ट स्टेट में होंगे, तो ऐसी कंडीशन में चार्ज क्या होता है, जब रेस्ट स्टेट में होता है, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स कार्य कर रहा है, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके नियम से निकाली जाएगी, कूलाम के नियम से निकाली जाएगी। तो कूलाम ने क्या कहा है, कूलाम ने कहा है, सीधी सी बात समझ लीजिए इसको भी, ये मान लीजिए। तो ये क्या है बताओ, ये आपके दो आवेश हैं, और एक आवेश की बात करें तो ये Q है, और दूसरा बताओ क्या है, ये भी Q है। ये Q1 है और ये Q2 है। तो इनके बीच अगर ये दोनों एक सेम चार्ज हैं और इनके बीच की गैपिंग क्या मान लें, R मान लें, तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यही चीज सेम वही चीजें यहाँ पर भी है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर देखो रिपेल फोर्स एंड क्या अटैक फोर्स दोनों आ गया है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों आया है। जबकि आप देख सकते थे ग्रेविटी फोर्स में ओनली क्या था, अटैक चार्ज नहीं, क्या आकर्षण बल ओनली था। तो यहाँ पर देखें F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 बाई क्या होगा, और F इज प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/r²। यानी किन्हीं तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं जो प्रतिकर्षण बल होता है, उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, तथा दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी सीधी सी बात यहाँ पर भी वही है कि यदि हम क्या करें, दो आवेश को लेते हैं, दो स्थिर आवेश को लेते हैं, जब वो क्या हो, विरामावस्था में हो, यानी रेस्ट स्टेट में हो, तो ऐसी कंडीशन में यदि आवेश के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है,
उसको हम कांस्टेंट मान लें, उसको कांस्टेंट ले लें, यानी स्थिर करके इन आवेशों के मान को लगातार क्या करें, बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो इनके बीच का जो एक जो रिपल फोर्स है एंड क्या जो अटैक फोर्स है, दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और अगर हम क्या करते हैं, आवेश को हम स्थिर करते हैं, इसको कांस्टेंट वैल्यू मान करके इनके बीच के डिस्टेंस को अगर बढ़ाते जाएं, इनके बीच को डिस्टेंस अधिक कर दें, तो इनके बीच का जो होगा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो इन दोनों के नियम से देखा जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू को निकलेगा Q1 इंटू Q2 बाई क्या होगा R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और इस प्रोपोर्शनल को अगर मिटाते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है F इज इक्वल K आता है, Q1 इंटू Q2 बाई क्या होगा R स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है क्या होगी, न्यूटन होगी। क्या बताओ, न्यूटन होगी। यहाँ जो K वैल्यू है, K क्या एक कांस्टेंट है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी क्या इज इक्वल 9 इंटू 10 टू पावर 9 के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, 10 टू पावर 9 के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होगा, कूलम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, इसकी यूनिट होती है। तो K के स्थान पे इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो वैद्युत चुंबकीय जो फोर्स है यानी क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बल है उसका जो सीधा कॉन्सेप्ट है वो किससे लिया गया है, एक कूलम के नियम के द्वारा दिया गया है। तो कूलम का कहीं ना कहीं जो नियम है वो निश्चित है न्यूटन के नियम से पूरी तरह से मतलब कुछ मात्रा में क्या मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है, ये चीजें हैं कि जो कूलम का नियम है वो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात करता है, और ऐसे आवेश जो स्थिर अवस्था में विरामावस्था में हो, जबकि जो न्यूटन का नियम है वो दो द्रव्यमानों के बीच क्या है, लगने वाले बल की बात करता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़े हम लोग, इसको आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में आगे बढ़े हम। और आगे बढ़ने की बात करते हैं तीसरे बल की बात की, इसका नाम है दुर्बल नाभिकीय बल। क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल होता है, ठीक है, जिसे हम बात करेंगे। ठीक है, एक प्रबल नाभिकीय बल होगा, एक दुर्बल नाभिकीय बल होगा। तो प्रबल जो नाभिकीय बल होता है वो नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उस पर कार्य करता है। यहाँ देखिएगा आगे, देखिए प्रबल नाभिकीय बल होता है, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलती है। न्यूक्लियर शब्द आया है तो न्यूक्लियर से क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक कहाँ होता है बताइए, कोई परमाणु कोई एटम है तो एटम आप देखे होंगे तो एटम में क्या होता है यार, एटम की बात करें हम तो एटम को पिछले क्लास में आपने समझा होगा, अगर नहीं समझे हैं तो फिर जब मैं केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करता हूँ उसमें एटम की चर्चा करूंगा तो आप लोगों को पूरी तरह से बता दूंगा। तो एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग यानी चारों तरफ क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक निश्चित जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें लगातार क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है जिसे हम धनावेशित कहते हैं, और ये जो पॉजिटिव होता है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, किसके में, नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक निश्चित जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसके, एक जो स्टेबल ऑर्बिटल्स होता है, उसी स्टेबल ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस के जो है चारों एक चक्कर के रूप में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो ये तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। इन पर क्या होता है, चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कितना होता है, 1.6 10 टू पावर कितना होगा, -19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पर प्रोटॉन पर देखें तो प्रोटॉन पर भी 1.6 10 टू पावर कितना होगा, -19 कूलम का क्या होता है, चार्ज होता है। लेकिन यहाँ कूलम की अगर बात करें तो यहाँ प्रोटॉन पर प्लस होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, माइनस होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रल शब्द से बना हुआ है, और न्यूट्रल का शाब्दिक अर्थ होता है उदासीन होना। यानी न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। यानी न्यूट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेट फील्ड में लेकर के जाए तो वो क्या होगा, किसी भी क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, मुड़ता नहीं है। इसीलिए जो न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं इसके नाभिक मान लीजिए एक न्यूट्रॉन है, एक क्या प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लिक जिसका निर्माण, जिससे निर्माण होता है, उसमें दो ही स्टेबल पार्टिकल्स हैं, उनका नाम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जिस अट्रैक्शन फोर्स से क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय क्या है, बल कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर क्या है, फोर्स कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर क्या है, फोर्स कहा जाता है। क्योंकि यह जो होता है
यह जो है प्रबल आकर्षण बल होता है और यह बल कम परास वाला होता है। ये क्या है और ये नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, तो यह जो बल होता है, यह जो बल है कण के आवेश था उसके प्रकार पर निर्भर नहीं करता। तो यह फोर्स होता है जो इसके बीच जो मतलब जो आपका प्रबल नाभिकीय बल है वो कण के आवेश यानी कण के क्या है, कण के आवेश यानी जो चार्ज होता है उस पर कण के आवेश तथा, ठीक है, कण के आवेश कण के आवेश पर क्या है इसका मान निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा, कण का आवेश का मतलब यहाँ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के चार्ज पर इसका बल निर्भर नहीं करता है। तो प्रबल या चूंकि आप प्रबल बल है, एक जो है मतलब है नाभिक जो आपका प्रबल नाभिकीय बल है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो कार्य कर रहा है जो बल, उसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, जिसको आसानी से क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग नहीं किया सकता। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टूट जाएगा तो नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और नाभिक के अस्तित्व खत्म हो जाने से परमाणु भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इस चीज को आपको क्या करना, थोड़ा ध्यान देना है इसको। फिर आगे बढ़े, हम दुर्बल नाभिकीय बल की बात कर लेते हैं। तो दुर्बल नाभिकीय बल की बात अगर हम करें, दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है एक निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होता है, निकलता है और किसी से बीटा कण उत्सर्जित होने पर इलेक्ट्रॉन तथा अनावेशित कण न्यूट्रॉनों के बीच क्या है, कार्य करता है। हालांकि ये बहुत ही दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है ये भी क्या होता है, जब रेडियोक्टिव पदार्थ आपने देखा होगा तो रेडियोक्टिव पदार्थ से क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, कणें निकलती हैं। तो जब बीटा कणें निकलती हैं तो बीटा कणें जो होती हैं, बीटा कणों और क्या है न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले जो बल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम जो है दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है, वीक न्यूक्लियर क्या है, फोर्स कहा जाता है। तो एक प्रकार से हम देखें अगर हम, तो यहाँ पर कंप्लीट आपको दिखाई देता है 4 प्रकार के जो फोर्स होते हैं, लेकिन चारों प्रकार के जो बल आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसी भी कोई भी बल जो है चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब अगर हम वैद्युतीय बल की बात करें तो विद्युतीय बल की कंपेयर में सभी जो बल होते हैं एक जो है क्षीण यानी क्या है, वीक बल है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे मूल प्रकृति में क्या है, बल पाए जाते हैं। ठीक है, इनको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के क्रम में बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट भौतिक नियमों की प्रकृति को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए और अभी हम कुछ और पॉइंट को लेकर के भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के क्रम में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो भौतिक नियमों की प्रकृति की बात कर लेते हैं। भौतिक नियमों की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ है। तो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, उसमें कई सारे रूल होते हैं जिनको लेकर के हम बात करने वाले हैं। इसमें रूल की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम होता है। देखो, ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा हमेशा क्या होती है, संरक्षित रहती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, हमेशा कन्वर्ट किया जाता है, नहीं बदला जाता है। इनका एक रूपांतरण होता है हमेशा। ऊर्जा कभी भी नष्ट होती ही नहीं है। हाँ, अगर ये नष्ट नहीं होती है तो फिर एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि हमारे द्वारा जो बोली गई साउंड, मान लीजिए हम साउंड को बोलते हैं, मतलब आवाज हमारे मुख से निकलती है। तो आवाज, अगर मेरी आवाज है तो अगर मेरे सामने या फिर कोई भी व्यक्ति है, अगर उससे आवाज निकल, या कोई भी स्रोत है जहां से साउंड निकल रहा है, तो वो आवाज को 2 व्यक्ति भी सुन सकते हैं, 4 व्यक्ति भी सुन सकते हैं, 10 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति जो है, कई व्यक्तियों की क्या है, कान तक आवाज पहुंचेगी। उसकी एक ही सोर्स से निकलने वाली साउंड जो होती है, कई व्यक्तियों, जितने भी भीड़, लाखों की भीड़ लगी हो तो सभी उसमें क्या है, सुन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है वो 2 भी सुन सकता है, 10 भी सुन सकते हैं, 1000 भी सुन सकते हैं, लाख भी सुन सकते हैं। तो उसके बाद इसके मतलब उसके पश्चात भी उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ मात्रा में बचती होगी। तो एनर्जी कहाँ जाती है? तो ऐसी कंडीशन में बताया गया कि एनर्जी का हमेशा रूपांतरण हो जाता है। लेकिन जब साउंड होता है, जब साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, गमन करता है, उनके बीच की जब वो एक डिस्टेंस जो है वो चलता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो आवृत्ति होती है, वो क्या होती है, कम होती जाती है, घटती जाती है। और आवृत्ति घट जाने से क्या होता है कि उसकी जो स्पीड होती है कम हो जाती है, और हमारा जो जो हमारा ईयर है, जो कान है, कान जो ड्रम सेट एक है, वह एक निश्चित फ्रीक्वेंसी को सुनता है। हमारा जो कान है वो 20 से 20,000 यानी 20 से 20,000 तक क्या हर्ट्ज जो आवृत्ति का मात्रक है, ये इतनी फ्रीक्वेंसी को क्या है, सुनता है। लेकिन जब वो बहुत समय तक क्या है, गमन करती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से क्या होती है बताइए, कम हो जाती है। 20 हर्ट्ज से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और 20 हर्ट्ज से कम हो जाने से हमारे कान पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए दोबारा हम उस आवाज को क्या है नहीं सुन सकते, लेकिन हमारे मुख से निकली हुई जो आवाज है, हमारे शरीर से निकली जो आवाज है या किसी स्रोत से निकली जो आवाज है, यह आवाज हमेशा एटमॉस्फेयर में क्या होती है, चलती रहती है, क्योंकि इसको हम नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको सुनने के लिए एक विशेष प्रकार की क्या यंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि उतनी छोटी सूक्ष्म तरंगों को, उतनी छोटी क्या है आवृत्ति को हमारे क्या है ईयर बिल्कुल पूरी तरह से नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम है। तो ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य यही है कि एनर्जी जो होती है हमेशा क्या होती है, एकदम संरक्षित रहती है, कभी इसका क्या है अनवलोप यानी इनका जो नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होती है, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा का क्या कहते हैं, संरक्षण नियम कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा की बात करें हम तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इसमें जो है यू, इसे यू से लिखते हैं या ऐसा लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, इसे ई से लिखते हैं, और ई इज इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। यानी क्या होता है, किसी भी पिंड में जो होती है यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, उस पिंड में उपस्थित काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऐड के क्या होती है, इक्वल होती है। यानी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम अगर जोड़ देते हैं तो जो टोटल एनर्जी आती है, उस टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो यांत्रिक ऊर्जा के क्या होती है, नियम के अकॉर्डिंग होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा नियम कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर कोई भी पार्टिकल्स है, अगर वो भी स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रह करके वर्क कर रहा है तो टोटल एनर्जी किसमें होगी, वो क्या है पोटेंशियल में होगी। लेकिन अगर वही पिंड क्या है एक गति के रूप में है, गतिशील अवस्था में है, टोटल मोशन में होकर के वर्क कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह जो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा के नियम के क्या होता है, इक्वल हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। जैसे अगर देखा जाए स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ कोई पिंड जैसे से पृथ्वी की ओर गिरता है, स्वतंत्र रूप से क्या होता है, अगर मान लीजिए ऊपर से किसी पिंड को हम गिराते हैं पृथ्वी पर, तो जैसे से ऊपर की ओर से गिरता है और वो ग्रेविटी फोर्स के अनुकूल क्या है जब कार्य करता है या चलता है, तो ऐसी स्थिति में गिरते गिरते उसकी वेलोसिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि होती है इसका मतलब क्या हुआ, जब आप हाथ में लिए थे तो टोटल एनर्जी किसमें थी, पोटेंशियल में थी, अब आपने छोड़ दिया तो फिर वो टोटल एनर्जी किसमें आ गई, काइनेटिक में आ गई। तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों के ऐड को अगर देखा जाए तो फिर क्या हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा कह जाएगी। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो एनर्जी किसमें थी, जो एनर्जी आप हाथ में लिया था आपने, तो वो एनर्जी टोटल किसमें थी, पोटेंशियल में थी, लेकिन जैसे आपने छोड़ दिया तो वही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी में क्या हुई, चेंज हो गई। पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में उसमें क्या ऊर्जा तो संरक्षित है ना, एनर्जी जो है एकदम बिल्कुल क्या है, कंजर्वेशन की बात हम करें यहाँ पर, तो एनर्जी क्या पूरी तरह से संरक्षित है। तो पूरी तरह से संरक्षित, बस उसका केवल रूपांतरण हो गया था, पहले वो स्थितिज में थी और फिर क्या हो गई, गतिज में हो गई। जैसे हमारे जीवन में होता है, हम जब बैठ करके कोई कार्य करते हैं तो टोटल हमारी एनर्जी किसमें है, काइनेटिक है, सॉरी पोटेंशियल में है। लेकिन जैसे हम क्या है गतिशील अवस्था में अगर कोई कार्य करते हैं तो वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, किसमें होती है, काइनेटिक में हो जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम कहेंगे। क्योंकि वहां जो है एनर्जी का केवल रूपांतरण हुआ है, एनर्जी जो हमारा एनर्जी जो है खर्च नहीं हुई, केवल रूपांतरण हुआ है काइनेटिक से पोटेंशियल में, पोटेंशियल क्या होती है, काइनेटिक में होती है। यही कहीं ना कहीं यांत्रिक ऊर्जा का क्या संरक्षण नियम के रूप में कहा जाता है इसमें। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े हम लोग। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला जाता है। यानी ऊर्जा संरक्षण नियम की बात करें तो हमने बताया कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या है बदला जा सकता है, उसको केवल कन्वर्ट किया जा सकता है, कभी भी उसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा ना तो हमने उत्पन्न किया था, ना इसे उससे नष्ट होने का या नष्ट करने का अधिकार हमारे पास है, क्योंकि वो एनर्जी जो होती है नॉट विजिबल होती है, एनर्जी विजिबल नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड के जितने भी पिंड है, यानी जो यूनिवर्स में जितने पार्टिकल्स होते हैं, चाहे छोटा पार्टिकल्स हो बड़ा पार्टिकल्स हो, उन सभी का अगर अस्तित्व वजूद अगर ब्रह्मांड में है तो फिर वो कैसा एनर्जी है, तो वो टोटल जो अपना अस्तित्व बनाए हैं वो कैसा है, एनर्जी के कारण है। दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से किया है, फिर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि जो आपकी एनर्जी होती है, जो आपका एनर्जी है वो एबायोटिक है या बायोटिक है, यानी बायोटिक है या एबायोटिक है, इस चीज का आप
जरा खंडन करके उसको बताइएगा और उसको हमको क्या इसका आंसर चाहिए, मुझे इसको बिल्कुल चाहिए कि एनर्जी बायोटिक है या एबायोटिक यानी सजीव है या निर्जीव है, उसको आप खंडन करके बताएंगे। क्योंकि अगर वही एनर्जी उस मैटर में है जो निर्जीव है और वही एनर्जी हमारी बॉडी में है, तो फिर हमारी बॉडी चल रही है और वो चीज क्यों नहीं चल रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा और उसको आप क्या है क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर हम आपको जो है उसके आंसर को बताएंगे। तो ऊर्जा संरक्षण नियम भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है जिसको हम लेकर के बात किया मैंने। फिर क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण की बात होती है। द्रव्यमान लॉ ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस क्या होता है, मास होता है। तो मास एनर्जी की बात करें तो इसका सिद्धांत जो दिया था, ये किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे फिजिक्स के आइंस्टाइन आते हैं और आइंस्टाइन ने क्या किया था, द्रव्यमान संरक्षण नियम को लेकर के चर्चा किया था। जैसे क्या था, जो आपका 20वीं शताब्दी होती है, 20वीं जो है शताब्दी, ठीक है, 20वीं शताब्दी की बात हम करें, शताब्दी की बात करें तो यह जो होती है 20वीं शताब्दी में से पहले लोगों का, इससे पहले लोगों का मानना था कि जो मास होता है और मास एंड क्या होता है, जो आपका एनर्जी होती है, मास और जो एनर्जी होती है, ये दोनों जो होते हैं अलग अलग चीज हैं। दोनों क्या है, इनका अलग अलग अस्तित्व होता है, दोनों अलग अलग हैं, कभी एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते हैं। एनर्जी अलग चीज है, मास क्या होती है, अलग चीज होती है। लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने क्या किया था, इस चीज को पूरी तरह से व्याख्यात करके बताया कि मास और एनर्जी क्या होती है, एक दूसरे की पूरक होती है। और उन्होंने अपने एक कॉन्सेप्ट को लिया था, E इज इक्वल होता है mc स्क्वायर होता है, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल होता है डेल्टा m एंड क्या होता है, c स्क्वायर होता है। ऐसा भी इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो मास और एनर्जी का जो एक तुलनात्मक एक कंपेयर जो आपका कॉन्सेप्ट या उसका जो पूरी तरह से अध्ययन अगर किसी ने किया तो किसने किया, आइंस्टाइन ने किया। और आइंस्टाइन ने क्या किया, अपने नियम में बताया है कि मास और एनर्जी कभी अगर एक पिंड है, अगर एक द्रव्यमान है, एक ये द्रव्य है, तो अगर द्रव्य है तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक होगा, और न्यूक्लिक है तो एनर्जी होगी। बिना एनर्जी के कभी भी किसी भी मास का जो है अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए मास अगर है तो एनर्जी का होना आवश्यक है, और अगर एनर्जी है तो मास भी होगा ही। इस तरह से आप इसको क्या है समझ सकते हैं। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो दिया गया था किसके द्वारा, आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ देखें, आवेश संरक्षण नियम की बात करें तो आवेश संरक्षण नियम जो होता है कहीं ना कहीं ऊर्जा संरक्षण नियम को ही व्यक्त करता है, क्योंकि आवेश की जो चर्चा की थी सबसे पहले यूनान के एक जो फेमस फिलोसोफर थे उनका नाम था थेल्स था, और थेल्स ने ही क्या किया था, सबसे पहले इसका अध्ययन किया था। और बाद में इसके पर 3 वैज्ञानिक का नाम आता है, पहले आते हैं डॉक्टर गिलबर्ट की बात आती है। और डॉक्टर गिलबर्ट जो है सबसे पहले क्या किए थे, कई पदार्थों को लेकर के उसको फ्रैक्शन किया और फ्रैक्शन करके बताया कि जब हम ये दो पदार्थों को आपस में फ्रैक्शन यानी घर्षण करते हैं तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा जाती है, जिसके कारण वह छोटी और हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और उसी एनर्जी को उन्होंने क्या कहा, चार्ज यानी क्या है, आवेश कहा था। और चूंकि ये फ्रैक्शन किया है तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, घर्षण तो किया, फिर वो एनर्जी निकली, यानी वह एनर्जी पहले से क्या होती है कि हर एक पिंड में, हर एक पार्टिकल्स में क्या होती है, विद्यमान होती है। लेकिन अगर आवेश को हमको प्राप्त करना है, आवेश जैसी ऊर्जा को हमको प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमको कभी ना कभी क्या करना पड़ेगा, जो पार्टिकल्स होंगे, जो पिंड होंगे, उनमें क्या है, प्रतिकूल कार्य करना पड़ेगा, उसको फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तभी जाकर के वह एनर्जी हमको क्या है, प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर देखें तो डॉक्टर गिलबर्ट ने इस चीज का कॉन्सेप्ट दिया। डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या है, आवेश को 2 टाइप में बताया, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को लेकर के उन्होंने क्या किया था, चर्चा किया था, जिसका उनका प्रैक्टिकल जो था पतंग को लेकर के बात हुई थी, ठीक है। चर्चा करेंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। और लास्ट में आते हैं कूलाम आते हैं, जो आवेश के बीच में लगने वाले बल की बात करते हैं। इसके बाद एम्पियर है और सब चीजें हैं। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी क्या है, क्योंकि हर एक पिंड में चार्ज है, वो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी हर एक पिंड में होती है, लेकिन अगर उसको हमको प्राप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तभी वो चीजें हमको क्या है, प्राप्त हो सकती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आवेश संरक्षण नियम का सब कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्या है आपका, टोटल जो है किसके संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, यानी आवेश से संबंधित है। और उसका कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले थेल्स आते हैं, गिलबर्ट आते हैं, डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं, और फिर क्या है, कूलाम को लेकर के बात लास्ट में की जाती है। इसके बाद की बात हम बात करें तो यहाँ पर आता है रैखिक संवेग संरक्षण नियम और कोणीय संवेग संरक्षण नियम।
तो यहाँ पर देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार ये दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो यह क्या होता है, उसका संवेग जो होता है नियत रहता है। यहाँ मोमेंटम की बात की गई तो मोमेंटम के जो हिंदी होती है उसे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी रेखीय संवेग संरक्षण नियम की बात हम करें तो इसका मतलब क्या है, अगर दो पिंड हैं या कोई भी पिंड है, अगर वो गतिशील अवस्था में है, क्या है, मोशन की अवस्था में चल रही है, यानी v वेग से क्या है, गतिशील है, तो गतिशील अगर है तो उसमें छेड़खानी अगर ना करें, उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना दें, उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं, तो क्या उसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। यानी किसी भी पिंड पर अगर देखा जाए एक नियम है जड़त्व का नियम, जैसा कहा जाता है इन लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बात करें तो कहीं ना कहीं रेखीय संवेग संरक्षण नियम का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें जुड़ाव होता है। लेकिन एक देखा जाए कि अगर कोई भी पिंड के गतिशील अवस्था में है, गतिशील की बात करते हैं, अगर देखा क्या है मोशन के संवेग की बात करें तो P इज इक्वल होता है m इंटू वी होता है। क्या होता है, m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। किसी पिंड में क्या होती है, मास और वेलोसिटी होती है, मास इंटू वेलोसिटी के जो मल्टीप्लिकेशन होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी P इज इक्वल m इंटू वी होता है। और अगर कोई पिंड क्या है, m द्रव्यमान का कोई पिंड है, m द्रव्यमान का कोई पदार्थ है, अगर वो v वेलोसिटी से क्या होता है, मोशन कर रहा है और उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में हमेशा वो क्या होगा, एक नियत वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट जो वेलोसिटी होती है उससे लगातार क्या करेगा, वो मोशन करता रहेगा, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब नहीं परिवर्तन आएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण नियम कहेंगे। और इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में देखा जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होगा, एक नियत चाल से क्या होगा, गति करता रहेगा। आगे बढ़े अगर तो कोणीय संवेग संरक्षण की बात करें तो लॉ ऑफ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ये तब होता है जब क्या होता है, कोई भी कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर लगातार क्या करती है, उसके पथ पर गति करती रहती है, तो बार बार अपने पथ को दोहराती रहती है और उसी एनर्जी के द्वारा दोहराती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर भी जो है सेंटर के द्वारा उस पर क्या करता है, फोर्स कार्य करता है, क्या कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कोणीय संवेग संरक्षण नियम का भी सिद्धांत यहीं से उत्पन्न होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन का जो है कुछ ऐसी भौतिक नियमों की प्रकृति थी और प्रकृति में मूल बल आपके दिखाई दे रहे हैं, तो इसी बल के अकॉर्डिंग क्या हमको चलना था, हमने बता दिया। अब आपको कुछ पॉइंट लेकर के चलना है, ठीक है, कुछ पॉइंट को लेकर के चलना है और उसमें आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे बात करें हम गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर के, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इस फैक्ट पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जो ग्रेविटी फोर्स होती है, इस ग्रेविटी फोर्स का जो परास होता है वो क्या होती है, अनंत होती है। और ये इसका जो आपेक्षिक प्रबलता है, जो प्रबलता होती है, प्रबलता इस बल की जो प्रबलता होती है, प्रबलता कितनी होती है, 10 टू पावर कितनी होगी, -39 होती है। और इस पर परास की बात करें हम, परास का मतलब इसका फैलाव कितना होता है, वो क्या होता है, अनंत होता है। और यह किसके बीच कार्य करती है, दो पिंडों के बीच या दो से अधिक पिंडों यानी द्रव्यमानों के बीच क्या है, कार्य करती है। दो पिंडों के बीच क्या है, कार्य करती है। हमेशा क्या बताओ, ग्रेविटी फोर्स होता है, ठीक है। इनके बीच में कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है। तो कुछ मेन फैक्ट पॉइंट है, उनको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। दुर्बल नाभिकीय बल की अगर हम बात करें, दुर्बल नाभिकीय बल की अगर हम बात करें तो दुर्बल नाभिकीय जो बल होता है, नाभिकीय जो बल है, इस बल की अगर देखें तो इसका होता है 10 टू पावर -13। क्या होता है, 10 टू पावर -13 इसकी प्रबलता होती है। और दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है बहुत कम, यानी 10 टू पावर -16 मीटर तक क्या होता है, इसका क्या है, परास होता है। कितना होता है, 10 टू पावर -16 मीटर तक क्या होता है, इसका परास होता है, बहुत कम। 16 मतलब 10 टू पावर -6 का मतलब हुआ माइक्रोन हुआ, माइक्रोन से भी छोटे के बहुत ही। और एक इसके बीच कार्य करता है, विशेषकर इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन के बीच क्या होता है, कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच क्या होता है, कार्य करता है। तो दुर्बल नाभिकीय बल की बात हो जाती है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल की बात हम करें, जो तीसरा नंबर है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल की बात करें, विद्युत चुंबकीय बल जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और यह जो होता है, इसका जो परास होता है या प्रबलता होती है 10 टू पावर -2 होती है। कितनी होती है बताओ, 10 टू पावर -2 इसकी प्रबलता होती है। और साथ साथ यह जो होता है अनंत होता है, यह क्या होता है बताओ, अनंत होता है। इसका जो परास होता है क्या होगा, अनंत हो, इनफाइनाइट हो जाएगा। और यह क्या होता है, आवेशों के बीच क्या है, कार्य करता है। किसमें, आवेशों के क्या है, बीच में क्या है, कार्य करता रहता है। इसको आप नोट करते रहिए।
और तीसरा नंबर, चौथा नंबर आपका होता है, 4 बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण हो गया, दुर्बल हो गया, विद्युतीय बल हो गया, प्रबल नाभिकीय बल होता है, जिसकी अपेक्षित प्रबलता 1 होती है। ठीक है, कितनी होती है? प्रबल नाभिकीय बल की बात करें हम, प्रबल नाभिकीय बल की बात करें, नाभिकीय बल, ठीक है, नाभिकीय बल की अगर बात करें तो इसकी जो प्रबलता होती है वो 1 होती है। और यह जो होता है, इसका जो परास होता है 10 टू पावर कितना होता है? -15 मीटर होता है। और यह नाभिकीय न्यूक्लियन और भारी मूलकण में क्या है? कार्य करता है। 10 टू पावर -15 मीटर, 10 टू पावर -15 मीटर के बीच इसकी जो होती है परास होती है। और यह जो होता है नाभिकीय, इसको आप नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। नाभिकीय न्यूक्लियन होता है, नाभिकीय न्यूक्लियन, और प्लस होता है भारी मूलकण होता है, भारी मूलकण की बात की जाती है। तो इसके बीच जो होता है ये कंप्लीट आपका, ये 4 जो बल होते हैं इनकी प्रबलता ये कहीं ना कहीं इसके जो एक मानक है, इनका जो एक कॉन्सेप्ट वैल्यू है, ये कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ये गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ कार्य करेगा? दुर्बल नाभिकीय बल के बीच कार्य करेगा। प्रबल विद्युत चुंबकीय बल की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आप देख सकते हैं टोटल जो बल है ये कहीं ना कहीं विद्युतीय बल से क्या होता है? कम है, यानी इलेक्ट्रिक जो फोर्स होती है वो काफी क्या है? पावरफुल होती है, जो है प्रकृति जो नेचर जो होते हैं, जो फोर्स होते हैं उनकी कंपेयर में। तो चलें, और आज के लिए देखा जाए तो भौतिक हमारा जगत था, भौतिक जगत यानी फिजिकल जो वर्ल्ड था, इन सब में क्या है? ये समाप्त हुआ। और अब हम चलेंगे मेजरमेंट को लेकर के, और मेजरमेंट में कुछ फैक्ट पॉइंट को लेकर के बात करेंगे, ठीक है। बस इसमें केवल फैक्ट पढ़ना है जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, उसी को लेकर के हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा सिद्धांत को लेकर के हम नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे ये फ्री ऑफ कास्ट है, और सभी इतने हिंदी मीडियम के छात्र हैं जो बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट यानी क्या है? फाउंडेशन कोर्स की तरह इसका क्या है? अध्ययन कर सकते हैं, और नीट को क्या है? फाइट कर सकते हैं, ठीक है। चले, धन्यवाद।